कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वो दिल पर ऐसे लगती हैं जैसे किसी ने खामोशी से हमारी जात का एक टुकड़ा हमसे छीन लिया हो। जैसे कोई आकर कह दे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी यादें अब तुम्हारी नहीं रही। पीआईए की फिरोख्ती खबर भी मेरे लिए ऐसी ही थी। ये महज एक इदारा नहीं था, ये वो एहसास था जो पहली फ्लाइट की खिड़की से बादलों में देखे गए ख्वाबों से जुड़ा हुआ था। ये वो शिनाख्त थी जिस पर पाकिस्तान लिखा हुआ होता था। ये वो फख्र था जो पासपोर्ट के साथ दिल में रखा जाता था। आज ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी कोई जाती चीज, मेरा कोई अपना विरसा, मेरी शनाख्त का एक हिस्सा खामोशी से बेच दिया गया हो और मैं सिर्फ देखता रह गया हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे पीआईए के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की तारीख, कौमी वक़ार और रियासती ख्वाबों की अलामत रही है। ये इदारा महज एक फजाई कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो क़याम पाकिस्तान से पहले शुरू होती है, तरक्की की बुलंदियों को छूती है और फिर ज़वाल के अंधेरों में दाखिल हो जाती है और बिलाखिर एक नए दौर में कदम रखती है। पीआईए की बुनियाद 29 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज के नाम से कलकत्ता में रखी गई, जो बरतानवी हिंदुस्तान की पहली मुसलमान मलकियत वाली एयरलाइन थी। इसका क़याम उस वक्त अमल में आया जब बरसगीर के मुसलमान एक आज़ाद रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के करीब थे। ये वो दौर था जब ख्वाब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिलों में सांस लेते थे और हर इदारा एक उम्मीद की शक्ल रखता था। जून 1947 में ओरिएंट एयरवेज ने अपने ऑपरेशंस का आगाज किया और इब्तदाई तौर पर कलकत्ता से रंगून तक परवाजें चलाई गईं। क़याम पाकिस्तान के बाद ये एयरलाइन फौरी तौर पर नौज़ैदा मुमलिकत पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक ढल गई और अपने ऑपरेशंस कराची और ढाका मुंतकिल किए, जहाँ उसे कौमी फ़ज़ाई निज़ाम की बुनियाद रखने का अमली किरदार मिला। ये वो वक्त था जब पीआईए सिर्फ जहाज नहीं उड़ा रही थी बल्कि एक नई कौम के ख्वाब, उम्मीदें और खुद एतमादी को भी परों पर उठा रही थी। 1949 में मजीद तैयारों के हसूल के बाद ओरिएंट एयरवेज एशियाई एयरलाइंस में जदीद फ्लाइट रखने वाली इब्तदाई कंपनियों में शामिल हो गई, मगर तेज रफ्तार तोसी, महदूद वसाइल और बढ़ती मसाबकत के बायस माली मुश्किलात ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। उन्हीं मसाइल के पेश नज़र 1952 में हुकूमती सब्सिडी हासिल की गई और 1953 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कारपोरेशन का क़याम अमल में आया। बिलाखिर 11 मार्च 1955 को पीआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर एक कौमी एयरलाइन के तौर पर काम शुरू किया। उसी साल कराची से लंदन के लिए पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ शुरू की गई, जो पाकिस्तान के लिए एक तारीखी और अलामती कामयाबी थी। ये एक ऐसा लम्हा था जब एक नौज़ैदा कौम ने दुनिया को बताया कि हम मौजूद हैं, हम उड़ सकते हैं और हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। 1955 के इख्तिताम तक पीआईए 1,13,000 से जायद मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम कर चुकी थी। 1960 की दहाई पीआईए की तारीख का सुनहरी बाब समझी जाती है। 1959 में एयर मार्शल नूर खान ने मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा संभाला और इदारे को जदीद इंतजामी उसूलों, पेशावराना नज़्म-ओ-ज़ब्त और तकनीकी जिद्दत की राह पर डाल दिया। फरवरी 1960 में पीआईए ने बोइंग 707 जेट तैयारे हासिल करके एशिया की दूसरी जेट एयरलाइन होने का एजाज हासिल किया और जून में पाकिस्तानी अमले ने उसे कामयाबी से उड़ाया। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक पैगाम था कि पाकिस्तानी सलाहियत किसी से कम नहीं। इसी दौर में पीआईए पहली मरतबा मुनाफा बख्श इदारा बनी। 1961 में कराची से न्यूयॉर्क के लिए ट्रांस अटलांटिक रूट शुरू किया गया, जो अगरचे 1963 में बंद कर दिया गया, मगर इसने पीआईए को आलमी सतह पर नुमायां कर दिया। 1964 में पीआईए ने चीन के लिए पहला नॉन कम्युनिस्ट रूट शुरू किया, जो सद जंग के माहौल में एक गैर मामूली सफारती कामयाबी थी। 1965 की जंग के दौरान पीआईए ने फौजी लॉजिस्टिक्स और कौमी जरूरियात में अहम किरदार अदा किया। उसी दहाई में मशरक़ वस्ता, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई बड़े शहरों तक रूट्स फैलाए गए और 1967 तक पीआईए दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श एयरलाइन बन चुकी थी। ये एक ऐसा मकाम था जिस पर आज सोचकर दिल फख्र से भर जाता है और आंखें नम भी हो जाती हैं। 1970 की दहाई में पीआईए ने तौसी का सफर जारी रखा। मुसाफिरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ और आमदनी करोड़ों डॉलर तक जा पहुंची। उसी दौर में पीआईए ने कार्गो सर्विस शुरू की और दुनिया की दीगर एयरलाइंस को तकनीकी और तरबियती मुआवनत भी फराहम की, मगर कहीं ना कहीं पस मंजर में सियासी अदम इस्तेहकाम और हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल की कमी वो दीमक बन चुकी थी जो आहिस्ता आहिस्ता इस अजीम इदारे की बुनियादें कमजोर कर रही थी और हमें इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। 1980 की दहाई में अगरचे कुछ अरसा रिकॉर्ड मुनाफा हासिल हुआ, मगर ओवर स्टाफिंग और गैर जरूरी अखराजात मुस्तकबिल के मसाइल की बुनियाद बन चुके थे। 1990 की दहाई में सियासी मदाखलत, पायलट हड़तालों, नाकिस फैसलों और ओपन स्काईज पॉलिसी के बायस
باعث PIA کو شدید مالی اور انتظامی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران کچھ مثبت پیش رفتیں بھی ہوئیں، جیسے پہلی خاتون پائلٹ اور جدید طیاروں کی شمولیت، مگر مجموعی رجحان زوال کی طرف تھا، اور یہ زوال صرف اعداد و شمار میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ 2000 کی دہائی میں 9/11 افغان جنگ اور فضائی حدود کی بندش نے PIA کو شدید دھچکا پہنچایا۔ ری اسٹرکچرنگ کے ذریعے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی گئی، بوئنگ 777 جیسے جدید طیارے شامل کیے گئے اور طویل پروازوں میں عالمی ریکارڈ بھی قائم ہوا۔ اس کے باوجود 2010 کے بعد PIA مسلسل خسارے میں چلی گئی۔ 2016 کی ہڑتال، 2020 کا المناک حادثہ، جعلی لائسنس اسکینڈل اور یورپی پابندیوں نے ادارے کو تقریباً مفلوج کر دیا، اور ہر سانے کے ساتھ قوم کا اعتماد، فخر اور جذبات بھی زخمی ہوتے چلے گئے۔ بالآخر 23 دسمبر 2025 کو PIA کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ خبر صرف ایک کاروباری معاہدہ نہیں تھا بلکہ ایک قومی علامت کے الگ ہونے کا لمحہ تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ہماری تاریخ کا ایک صفحہ پھاڑ کر مارکیٹ میں رکھ دیا ہو۔ PIA کی فروخت کا فیصلہ کئی برسوں سے جاری معاشی دباؤ، انتظامی مسائل، خسارے، سیاسی مداخلت اور ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ فیصلہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کو بچانے میں جہاں ڈٹ کر کھڑا ہونا تھا وہاں ہم خاموش تماشائی بنے رہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ PIA کی فروخت کا مطلب صرف ایک کمپنی کا ہاتھ بدلنا نہیں بلکہ ایک ایسی علامت کا گر جانا ہے جو برسوں سے پاکستانیوں کے دلوں میں فخر، یادیں اور امیدیں لے کر اٹھتی رہی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ PIA ان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ کسی کے لیے وہ پہلی بیرونی فلائٹ تھی، کسی کے لیے وہ بچپن کی یادوں والی فضا تھی، کسی کے لیے وہ خاندان کے ساتھ سفر کی خوشی تھی۔ آج وہ سب یادیں ایک معاہدے کی قیمت پر تول دی گئی ہیں، اور ہم صرف یہ سوچتے رہ گئے ہیں کہ آخر ہماری شناخت اتنی سستی کیوں ہو گئی۔ PIA کی فروخت پر اچھا اثر بھی ہوگا یا برا، یہ تو آئندہ وقت ہی بتائے گا، مگر ایک بات طے ہے کہ جب ہم ایک قومی علامت کو بیچ دیتے ہیں تو ہم صرف ایک ادارہ نہیں بیچتے بلکہ ہم اپنی ایک شناخت، اپنے وقار اور اپنے تاریخی اثاثے کا ایک حصہ بھی کھو دیتے ہیں۔ یہ خبر نہ صرف معاشی ہے بلکہ جذباتی بھی ہے، کیونکہ قومیں جب اپنے قومی اداروں کو بچانے میں ناکام رہیں تو صرف ادارہ نہیں جاتا، اعتماد، تاریخ، تعلق اور قومی فخر بھی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتا ہے۔